वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को लेकर। आज हम 5th फेब यानी कि 4th फेब और 5th फेब के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये हमारा जो सेशन है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट, जेआरएफ और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिएगा और आपको जैसा भी सेशन लगे वो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। अमेरिका राष्ट्रपति जॉय बिडेन का लक्ष्य कितने वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। तो ये है 25 ईयर्स के लिए। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने जो है कैंसर से होने वाली मौतों के लिए 50% कम करने का लक्ष्य रखा है 25 ईयर्स का, यानी कि लगभग 2047 यानी 2047 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक कैंसर से होने वाली मौतों को अमेरिका में 50% तक कम किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट। कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट नाम से इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया है, कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पे मूनशॉट एक मेन नाम है, जिसके मूनशॉट प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया है, जिसके तहत वो आने वाले टाइम में 50% कैंसर से होने वाली मौतों को कम करेंगे। ये जॉय बाइडेन ने क्यों किया? जॉय बाइडेन का इसके पीछे एक मतलब इसके पीछे जो स्टोरी है, जो इसकी हिस्ट्री है वो ऐसी है कि जॉय बाइडेन के जो बड़े बेटे थे यानी उनके एल्डर सन जो थे, उनकी जो है मौत हुई थी 2015 में ब्रेन कैंसर से। ठीक है, जो उनके बेटे थे उनकी जो मौत हुई थी किससे हुई थी? ब्रेन कैंसर से। ये उनके बेटे का नाम है। ठीक है, ब्रेन कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। 2015 में उनकी डेथ के बाद उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा जो थे वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने उसी समय 2015 में एक इनिशिएटिव 2016 में लॉन्च किया था कि मूनशॉट प्रोजेक्ट, कि जिसके तहत जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं वो 50% तक कम हो सके। तो उन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और कहा था कि मैं आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करूँगा अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ। तो उन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि चूँकि मैं तब प्रेसिडेंट नहीं था, मेरे हाथ में इतनी अथॉरिटी नहीं थी, बट अब जब मेरे हाथ में वो अथॉरिटी है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं ऐसा कुछ कर सकूँ जिससे मेरे एक बेटे को श्रद्धांजलि मिले और उसके अलावा जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं वो कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कई फैक्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए, बाइडेन एम्स टू स्लैश कैंसर डेथ्स इन हॉल 2047। ये सारे अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं कि उन्होंने जॉय बाइडेन ने क्या कहा, मूनशॉट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर इन द यूएस। जो यूएस में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर हैं वो कैसे हैं? यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, यूटेरस लंग कैंसर, कोलोरेक्टल, ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे जो कैंसर के टाइप हैं, ये जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ये सब आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं कि कैंसर से होने वाली मौतों के टाइप्स हैं जो ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल में या फिर कहा सकता है अमेरिका में ही, बट यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, 19% जो डेथ होती है कैंसर से के जो मरीज़ पाए जाते हैं, जो कैंसर के मरीज़ पाए जाते हैं, अमेरिकन कैंसर एजेंसी है जिसने ये डाटा निकाला है कि जो 90% कैंसर के मरीज़ होते हैं वो किस लिए होते हैं? स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, 19% स्मोकिंग की वजह से। 18% जो केसेस सामने आते हैं वो हैवी बॉडी वेट की वजह से। ठीक है, यानी कि लोगों का जो वेट बढ़ता है बॉडी वेट की वजह से, एल्कोहल की वजह से। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन बेहतर नहीं मिल पाता लोगों को, इसलिए यानी कुपोषण की समस्या से। इन सब समस्या से 90% और 80% जो कैंसर के कारक होते हैं, कैंसर की वजह जो होती है वो सब इन सब की वजह से होती है। जो अमेरिकन कैंसर एजेंसी उसने ये डाटा रिलीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया में कैंसर के क्या हालात हैं। ठीक है, इंडिया में कैंसर के क्या हालात हैं, कितने परसेंट मैन एंड वुमेन जो उससे कैंसर से पीड़ित हैं और कैसे केसेस आते हैं, तो वो सब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो जॉय बाइडेन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत अगले 25 सालों में यानी 2047 तक कैंसर से होने वाली मौतों को यूएसए में 50% कम किया जाएगा। उसे ही मूनशॉट प्रोजेक्ट कहा गया है, उसी के तहत चीज़ें आई हैं। और जो जैसे मैंने बताया उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में सरकार ने तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए कितनी पायलट परियोजना निर्धारित की है? तो ये 4 पायलट परियोजना लॉन्च की गई है। कोयला गैसीकरण और कोयला रसायन कन्वर्ट करने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट से यहाँ पे मतलब होता है, पायलट का मतलब आप समझ लीजिए, जो भी हम कभी कभी सुनते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि एक मतलब जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट कोई होता है उसको लॉन्च करने के बजाय ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, मतलब कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश में अगर हम जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो सारे स्टेट्स में ना लॉन्च करके एक स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाए या फिर 2-3 स्टेट में एक साथ लॉन्च किया जाए, उससे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसको नोट डाउन किया जाए, उसके आधार पे कि वो योजना कितनी सक्सेस होती है उसको सारे स्टेट्स में या फिर सब जगह पूरे देश में लॉन्च किया जाए। तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट होता है। एक ट्रायल प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि जैसे हम कोई चीज़ यूज़ करने के पहले एक ट्रायल लेते हैं किसी चीज़ का, तो वो एक प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, कि एक ट्रायल समझ लीजिए आप। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम कोयले गैसीकरण की बात करें और कोयला रसायन कन्वर्ट जो किया जा रहा है उसको लेके जो हमारा बजट में हमने बताया था, बजट में ये अनाउंसमेंट की गई थी। ये देखिए, ये जो 4th पॉइंट है, 4 पायलट प्रोजेक्ट फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स टू ऑल्सो कम अप। ठीक है, ये जो है निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की थी बजट में कि कोयला गैसीकरण को लेकर, कोयला रसायन कन्वर्टर को लेकर हमारा पायलट प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जो लाया जा चुका है, जिसको लेके हम अभी बात कर रहे हैं। कोयला गैसीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। कोयला गैसीकरण से मतलब है कि कोयला को ऑक्सीडाइज करना, कोयले को ऑक्सीडाइज करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, स्टीम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, कोयले को ऑक्साइड करना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में, जिससे वो फ्यूल गैस बनाया जाएगा। जिससे क्या बनाया जा सके? फ्यूल गैस। ठीक है, फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कोल से जो है गैस बनता है, कोल से गैस बनता है। ठीक है, कोयले से गैस बनता है जिसका यूज़ ईंधन के रूप में किया जा सके, उसी के लिए कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिसको लेके यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक तो बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट की, बट उसके अलावा एक और चीज़ है जो बात जिसकी वजह से ये बात मुद्दे में है। एक तो जो है चेंजेस, कोयला गैसीकरण की बात कर रहे हैं, उसके अलावा क्या किया गया है कि जो हमारा CSE है, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, उसके द्वारा इस जो ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, उसके खिलाफ अपील दायर की गई है। ये कहा गया है कि ये जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, यानी जो कोयला गैसीकरण पारंपरिक कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की तुलना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। ठीक है, जो कोयला गैसीकरण है वो पारंपरिक कोयले से चलने वाली थर्मल पावर प्लांट की तुलना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पर्यावरण में असंतुलन देखने को मिल सकता है, और पर्यावरण प्रदूषण का ये प्रमुख कारण बन सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक इस्तेमाल हो रही है, अधिक रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से एक निगेटिव पॉइंट इसका सामने आया, जिसकी वजह से CSE ने इसका अपोज किया है। उसी वजह से ये टॉपिक मुद्दे में है। तो अब देखा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा रहा है, तो वो कितना सक्सेसफुल होता है, कितना अनसक्सेसफुल होता है, तो ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये योजना कितनी सक्सेसफुल है, और उस हिसाब से गवर्नमेंट आगे क्या करती है, इसको फुल फॉर्म में लॉन्च करती भी है या नहीं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसका बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ये सब दिखाया है, कैसे प्रोसेस होती है, क्या किया जाता है, वो सब। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अध्यक्ष और राज्यपाल के बीच खींचातानी देखी गई है? तो ये वेस्ट बंगाल में देखी गई है। ठीक है, अध्यक्ष के बीच, यानी यहाँ पे अध्यक्ष से मतलब यहाँ पे स्पीकर से है, विधानसभा स्पीकर की बात की जा रही है। ठीक है, विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल के बीच में खींचातानी देखी गई है पश्चिम बंगाल में। अब इसके पीछे मुद्दा क्या है वो मैं पहले आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। तो बात ये है कि जो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़, ठीक है, वो जो है 25 जनवरी को
एक जगह गए थे जहाँ पे उन्होंने मतलब अम्बेडकर जी को, BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ दिया, मतलब विधानसभा स्पीकर के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और उसके पहले भी उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल में नो रूल ऑफ लॉ, ओनली लॉ ऑफ रूलर इन वेस्ट बंगाल। यानी कि जो एक विधि के शासन की हम लोग बात करते हैं कि किसी विधि के शासन से जो हमारा राज्य चलता है, तो वेस्ट बंगाल में विधि का शासन नहीं है बल्कि जो रूलर है उसका शासन है। यानी कि रूलर यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो हमारे CM है ममता बनर्जी जी, उनकी बात की जा रही है कि जो रूलर है यानी ममता बनर्जी जी का शासन है, जबकि विधि का शासन नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने ऐसे कमेंट किए। फिर वहाँ पे उन्होंने जब वो श्रद्धांजलि दिए और अम्बेडकर जी को, तो वहाँ पे भी उन्होंने कमेंट किए स्पीकर के खिलाफ, जिसकी वजह से ममता बनर्जी जी ने ट्विटर पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी को, उनको ब्लॉक कर दिया। जिसकी वजह से ये एक मुद्दा विवाद में आ गया कि ऐसा क्यों है कि मतलब राज्यपाल जो हमारा है और हमारा जो CM है उसके बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो हमारा केंद्र सरकार से अपॉइंटेड होता है, और वहीं जो CM होता है यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है हमारा, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगर स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे अभी करंट में है कि सेंट्रल में BJP की सत्ता है और स्टेट में जो है ममता बनर्जी जी की, जो BJP की नहीं है, उनकी सत्ता है। तो अगर देखा जाए तो उन दोनों के बीच एक विवाद की स्थिति हमेशा रहती है। ऐसा केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है, इसके अलावा केरल में, ठीक है, केरला में भी देखा जाता है कि केरला में जो है वहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके बीच और वहाँ के जो CM हैं उनके बीच हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए यहाँ पे एक सेंटर स्टेट रिलेशन के विवाद का मुद्दा सामने आता है कि सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, और प्लस राज्यपाल की अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें राज्यपाल की अथॉरिटी की, तो आर्टिकल 169 हमारा कहता है कि CM जो है राज्यपाल द्वारा मांगी गई हर जानकारी को राज्यपाल को अवगत कराएगा। यानी राज्यपाल अगर कोई भी जानकारी मांगता है किसी भी चीज़ से रिलेटिव, तो CM का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो उस जो भी जानकारी मांगी गई है उससे राज्यपाल को अवगत कराए। उसके अलावा जैसा कि सेंट्रल में होता है, सेम चीज़ हमारे राज्य में भी होती है कि जो राज्यपाल कोई डिसीज़न लेता है तो जो है विधान परिषद के पर उससे लेता है कि विधान परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार लेता है। तो ये सारी चीज़ें एक विवाद का विषय है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारी कई सारी ऐसी ARC, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है, इसी तरह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग लेवल पे, ये सारी सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करती हैं। और साथ ही जो हमारा आर्टिकल 356 है यानी कि राष्ट्रपति शासन की जो बात करता है, ठीक है, उसकी स्थिति पर भी टिप्पणी करती हैं। ठीक है, कि इसका यूज़ कैसे किया जाना चाहिए। कई ऐसे आयोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन को पहली चीज़ तो आर्टिकल 356 को हटा देना चाहिए, और कई ऐसी कमेटियाँ हैं जैसे ARC वगैरह, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन का कम से कम प्रयोग किया जाए, तभी ये सक्सेसफुल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विधि का शासन की बात की जाती है वो चीज़ें चलेंगी और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी कि जो एक सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की जाती है, राज्यपाल की क्या अथॉरिटी होती है, राज्यपाल कितना मतलब राज्यपाल और CM के बीच जो हमेशा हमें विवाद के मुद्दे देखने को मिलते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो नई दिल्ली में हो, कि उपराज्यपाल और CM के बीच में जो मुद्दे देखने को मिलते हैं, विवाद की समस्या देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे है और कैसे ये सेंटर स्टेट विवाद के बीच में आता है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन की हैं। और भी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 169 के अलावा 164, 188, ये सारे जो आर्टिकल हैं वो भी ध्यान देने की विषय हैं कि राज्यपाल की अथॉरिटी क्या है और राज्यपाल कैसे कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकता है, कैसे कैसे राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति से बात कर सकता है, और कैसे कैसे CM की क्या अथॉरिटी होती है कि वो कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वो सब ध्यान देने का विषय है। ये एक पॉलिटी का बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसको लेके मेंस में भी आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन की जब भी बात आती है तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको कहीं भी, आप PCS का मेंस देते हो या फिर UPSC का मेंस देते हो, आपको मिल ही जाता है। इवन जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, राज्यपाल की अथॉरिटी हो, चाहे वो CM के लोकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल हो, उससे रिलेटेड भी आपको वनडे एग्जाम से या फिर आपको PT में, प्रीलिम्स में, PCS का हो चाहे UPSC का हो, चाहे वो और कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आर्टिकल बेस्ड। तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
गृह मंत्रालय ने ओवैसी को उनके वाहन पर हमले के बाद किस श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा कवर प्रदान किया है? तो ये उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा कवर प्रदान किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, जो ओवैसी थी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। ये देखिए गोली के निशान ये यहाँ पे बने हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके बाद जो है उनके वाहन पर हमले के बाद उनको सीआरपीएफ सुरक्षा यानी जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा देने की बात की गई। तो जबकि उनको ऊपर गोली चली थी हापुड़ में, दिल्ली से वो वापस आ रहे थे, हापुड़ में उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसके बाद उनकी सुरक्षा की बात सामने आई। जिसके बाद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर उन्होंने यूएपीए लगाने की बात की। अब यहाँ पे यूएपीए क्या है ये मैं बता दूँ, तो इसका है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो हमारा 1967 का है, जिसका अमेंडमेंट 2019 में किया गया था, जिसके तहत किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब जो उस विधि के हिसाब से सही एक्टिविटी नहीं है, सही काम नहीं है, उसको रोकने के लिए लोगों पर दंड लगाया जा सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है, या फिर उनको इवन फांसी तक की सज़ा दी जा सकती है, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान। ठीक है, तो यूएपीए लगाने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यूएपीए लगाया जाए जो अपराधी हैं। और यहाँ तक ये भी बात सामने आई कि जिन दो लोगों ने उन पर गोली चलाई थी, वो ऐसा कहा गया कि उन्होंने बोला कि बीजेपी के हैं, बट ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे कि वो किस पार्टी के थे, किसने उन पर गोली चलाई, क्या हुआ, उस पर हमें नहीं जाना है। बट यहाँ पे हमें बात करना है कि जो अलग अलग लेवल की सुरक्षा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी अलग अलग लेवल की सुरक्षा होती है वो कैसी कैसी कौन कौन सी लेवल की सुरक्षा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एसपीजी लेवल की सुरक्षा होती है। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो हमारे जैसे पीएम को दी जाती है, पीएम या फिर उनके जो फैमिली रिलेटिव होते हैं उनको, पीएम या फिर उनके फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है। इसमें कई एनएसजी कमांडो होते हैं, सीआरपीएफ की टीम होती है, वो सब होती है। जेड प्लस कैटेगरी भी हाई लेवल की कैटेगरी, मतलब हाई लेवल का वो होता है, जिसमें एनएसजी कमांडो भी होते हैं, पुलिस अफसर सहित, जिनकी सुरक्षा दी जाती है। जेड कैटेगरी में सीआरपीएफ काम करती है और 4 एनएसजी के कमांडो होते हैं। ठीक है, 4 एनएसजी के कमांडो होते हैं, इसमें 8 होते हैं। और वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी दी जाती है उसमें भी 2 एनएसजी के कमांडो होते हैं और उसके बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा। तो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा सबसे लो लेवल की सुरक्षा होती है, जिसमें एनएसजी के कमांडो नहीं होते, सिर्फ सीआरपीएफ की तरह सुरक्षा दी जाती है। तो ये सब है कि किस किस लेवल की क्या सुरक्षा होती है। उसके बाद इनकी कैटेगरी कैसे होती है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है, तो एसपीजी लेवल की होती है। उसके बाद जेड प्लस, जेड, वाई, एक्स। तो ये जो हमारे 5 प्रकार की सुरक्षा का मतलब कैटेगरी होती है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे होती है और किस में कौन कौन आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि फेसबुक के नाम से जाने वाली कंपनी अपना नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक कर दे? तो ये 28 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया जाए। ठीक है, तो फेसबुक का नाम, जैसे अभी आपने नोटिस किया हो, जो जब आप इंस्टा चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो उसमें नीचे मेटा करके आता है और मेटा का साइन बना होता है ऐसे करके समथिंग। ठीक है, तो जो उसका नाम मेटा कर दिया गया है और मेटा, ठीक है, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम मेटा किया। अब यहाँ पे फेसबुक की बात क्यों की जा रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली अभी क्या हुआ कि एक दिन में, इवन केवल एक दिन में, वन डे यानी एक दिन में लगभग फेसबुक को 230 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। ठीक है, 230 बिलियन डॉलर का एक दिन में फेसबुक को लॉस हुआ। अब इसके रीजंस क्या रहे कि उन फेसबुक को एक दिन में इतना लॉस क्यों हुआ? तो फेसबुक जो है, फेसबुक के ऊपर पहले भी क्लेम लग चुका है कि वो डाटा चोरी का, ठीक है, कि फेसबुक जो है डाटा चुराती है, फेसबुक जो है लोगों के पूरे से डेटा एक जगह सिक्योर्ड रखती है, एक जगह रखती है। तो उसको लेके एक विवाद का मुद्दा सामने आया। दूसरा, इंस्टाग्राम पे ऐसा कहा गया कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसको आपको देखने के लिए उसको पैसा पे करना होगा, तो आप उसको सिक्योर्ड वो रख सकते हो। तो ऐसा देखा गया कि जब भी किसी ऐप में ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ें डाली जाती हैं, ऐप में इंटर की जाती हैं कि जिसमें पैसा लगे, तो उसकी वजह से उस ऐप को यूज़ करना लोग कम कर देते, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम के यूज़र्स पे कमी आई है। सेम थिंग जो मेटावर्स की बात इन्होंने की है, मेटावर्स की बात की है, ये एक वर्चुअल, जो हमारे वर्चुअल दुनिया का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है।
तो उसको लेके कहा जा रहा है कि ये कितना सटीक है, कितना एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया कि यूएसए में लगभग 50 मिलियन लोगों ने एक बार में एक दिन के अंदर फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन से। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर क्या बोलते हैं, ये फेसबुक ने बात की थी कि व्हाट्सएप पे जब आप यूज़ कर रहे थे तो आ रहा था कि ऐप ट्रैकिंग ऐप आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, तो उसको लेके आपको परमिशन देनी होती थी, जिसके अपोज़ में एप्पल ने अपने फ़ोन में ऐसा सिस्टम डाला है कि आप जो है, जो फेसबुक की ये पॉलिसी है उसके आप उसको अलाउ ना भी करो तब भी आपका वो ऐप चलेगा। तो जिसकी वजह से भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई, ठीक है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें सामने आई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, महामारी से जुड़ी गलत पोस्ट को वायरल करना, ट्रेड टूल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगना, फर्जी करेंट से फेसबुक का फेकबुक बनना। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है जो हमने रीज़न बताया 4-5, उसकी वजह से जो है ऐसा हुआ है कि फेसबुक की जो उसकी जो प्रॉफिट है उसमें लगभग $230 बिलियन की गिरावट एक दिन में देखी गई, और आगे आने वाले टाइम में भी ये गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि फेसबुक को लोग अब उस लेवल पर नहीं प्रेफर कर रहा है जिस लेवल पे पहले किया करते थे। जैसे कि आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, वैसे मैं भी उस चीज़ पे अनअवेयर थी। पहले एक ऑर्कुट करके एक साइट चलती थी, ठीक है, जिसको बहुत लोग यूज़ करते थे। मैंने भी कभी नहीं यूज़ किया, मैं तो नहीं जानती, बट हाँ ऐसा सुनने में आता है कि ऑर्कुट पहले, जैसे फेसबुक अभी चलता है वैसे ही पहले ऑर्कुट चला करता था, तो लोग ऑर्कुट सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे। पर जब उसके उसके कंपैरिजन में फेसबुक आया तो लोगों ने फेसबुक को प्रेफर करना स्टार्ट किया और ऑर्कुट धीमे धीमे ख़त्म हो गया। तो ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई नया ऐप आए जो फेसबुक की जो डिमांड है उसको कम करे और फेसबुक का एक सब्स्टिट्यूट बनकर उभरे, ठीक है। तो बात यही थी। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने भारत में परम प्रवेगा नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है? तो ये आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। आईआईएससी बेंगलुरु ने परम प्रवेगा नाम से सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया परम प्रवेगा। ये क्या क्या करेगा, जो हमारा परम प्रवेगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो, ये जो है दवा की खोज में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, दवा की खोज में यूज़ किया जाएगा। दूसरा, ये बाढ़ को लेकर चेतावनी प्रदान करेगा, ठीक है, बाढ़ भूकंप जो भी हमारी इस आपदाएँ होती हैं, जो भी हमारी नेचुरल आपदाएँ होती हैं उनको लेकर जानकारी प्रदान करेगा। पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन करेगा, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन करेगा। तो ये सारे काम ये करेगा, जिसकी वजह से ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, जो आईआईएससी बेंगलुरु ने किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य में सक्षम की गई है? यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस राज्य में इनेबल की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई है। अब यहाँ पे हम वन राशन वन कार्ड की बात करें तो वन राशन वन कार्ड योजना का ये लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पहले क्या होता था कि जो राशन कार्ड का प्रयोग होता था वो जहाँ पे जो इंसान जहाँ से बिलोंग करता है, जहाँ के बीपीएल श्रेणी में आता है, वो वहीं पे उस राशन कार्ड का प्रयोग कर सकता था। उस जगह के अलावा, जैसे कोई इंसान है जो यूपी का है, कोई व्यक्ति है जो यूपी का है और यूपी के हापुड़ से बिलोंग करता है, तो वो हापुड़ में ही सिर्फ वो अपने राशन कार्ड का प्रयोग कर सकता था और कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकता था। पर अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये व्यवस्था की जा रही है कि जो है वो अपने राशन कार्ड का प्रयोग सिर्फ उसी जगह, पर्टिकुलर जगह ना करके देश में किसी भी स्टेट में कर सके। कहीं भी अगर वो जाए, यानी कि माइग्रेशन अगर उसका होता है किसी भी वजह से, तो वो उसका प्रयोग कहीं भी जाके कर सके और राशन खरीद सके, राशन ले सके कम दामों पर। तो इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक इनिशिएटिव लाया गया था, जो एक काफ़ी मतलब बेहतर इनिशिएटिव है। तो उसी को जो है इनेबल किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आई है। ये देख सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में क्या चीज़ें दी हैं, तो वो आप देख सकते हो। राफेल लड़ाकू जेट के समुद्री संस्करण का हाल ही में किस पर परीक्षण किया गया है? तो ये आईएनएस विक्रांत से किया गया है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत से राफेल जो लड़ाकू जेट है उसका जो है समुद्र से लॉन्च करने का परीक्षण किया गया है। तो आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें, राफेल के बारे में तो आई थिंक सभी जानते होंगे। बाकी हम आईएनएस विक्रांत की यहाँ पे अगर बात करें तो आईएनएस विक्रांत जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कोचीन शिपयार्ड
लिमिटेड द्वारा, ठीक है। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। INS विक्रांत जो हमारा पहला इंडिजिनस जो है हमारा नेवल व्हीकल है, इंडियन नेवल व्हीकल जो हमारा पहला इंडिजिनस ये है। इसके पहले हमारे पास INS विक्रमादित्य था जो इंडिया ने रशिया से लिया था, डिकमीशन किया था, रशिया से लिया था, सॉरी। डिकमीशन तो अभी वो नहीं हुआ है, बट INS विक्रमादित्य था। उसके बाद INS विक्रांत बनाया गया जो पूरी तरह से इंडिजिनस है, जिसकी लगभग 75% जो है मेक इन इंडिया के थ्रू उसको इंडिजिनस बनाया गया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा जी को किया गया है, जो एक वो हैं भाला फेंक में वो जेवलिन थ्रो उनका गेम है, जिनको ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल भी मिला था। तो नीरज चोपड़ा जी, जिनको प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ये है नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। जेवलिन थ्रो का खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IUCN ने 2022 में किस स्थान में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है? तो ये गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को गुरुग्राम में नामित किया गया है। ये जो है, जो अरावली जैव विविधता पार्क की बात की जा रही है, ये हमारा इंडिया का फर्स्ट जो है, फर्स्ट OCEM है। यहाँ पे अगर हम OCEM की बात करें, OCEM साइट है जो IUCN के द्वारा डिक्लेयर की गई है, ठीक है। IUCN ने डिक्लेयर किया है कि ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है, ये पहली इंडिया की OCEM साइट है। यहाँ पे अगर हम OCEM की बात करें तो इसका मतलब है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OCEM का ये फुल फॉर्म है। पहली इंडिया की OCEM साइट बनाई गई है अरावली जैव विविधता पार्क को IUCN के द्वारा जिसे डिक्लेयर किया गया है। इसे OCEM साइट क्यों बनाई गई है? अगर हम यहाँ की इसकी बात करें, OCEM साइट क्यों बनाई गई है, तो इसलिए बनाई गई कि यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन जैव विविधता का प्रोटेक्टेड एरिया इन सिटू कंजर्वेशन जैव विविधता को बढ़ाने के लिए इसमें यहाँ पे काम किया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले की इसकी लोकेशन कैसी थी पहले, और अब कैसी इसकी वो हो गई है, व्यवस्था हो गई। पहले क्या था, अब क्या हो गया। अरावली बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्क जो है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये किया है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का। इंडिपेंडेंस बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का जो है RBI ने लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, आई थिंक। अगला चलते हैं हम, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने किया है। यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश से किया जाता है? तो वो USA यानी अमेरिका से किया जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर हम इसके व्यापार की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया से USA का जो व्यापार है उसमें इंडिया को व्यापार घाटा का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि जो इम्पोर्ट है वो हमारा इम्पोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारा इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें व्यापार घाटा देखने को नहीं मिलता, जबकि चाइना से हमारा अच्छा खासा व्यापार घाटा सामने आता है। तो अगर अभी की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हमारा अमेरिका है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर विश्व कैंसर दिवस, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जो आपके डे होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और जो कि अभी कैंसर को लेकर हमने पहले भी एक क्वेश्चन कवर किया था, जो जॉय बिडेन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो उसके तहत कैंसर का ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब मनाया जाता है। तो ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कैंसर होता है, कैंसर, फेफड़े के कैंसर के 5 लक्षण जो होते हैं हमारे, लगातार खांसी आती है, खांसी में खून आता है, सांस फूलने लगती है, शरीर में थकान रहती है, छाती में जकड़न और दर्द होता है, वजन घटता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ कैंसर भी दिखाया गया है कि टाइप ऑफ कैंसर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंग्स के बारे में, यहाँ पे किडनी और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया कहाँ कहाँ कैंसर आपका हो सकता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमारा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का जो रिसेंटली अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रवि मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आईबीसी यानी कि आईबीसी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, रवि मित्तल जी हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया हो। आपके जैसे भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे भी मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी ये ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर आपके फिर भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे हम आगे आने वाले टाइम में और बेहतर रिजल्ट आपको दे पाएँ और आपके एग्ज़ाम्स की सफलता में आपको सहयोग दे पाएँ। थैंक यू सो मच।